इसलिए मैग्नेटिक मैग्नेट क्यों यूज कर रहे हैं, रेफरेंस क्या कर रहा है, अब तक सारी चीजें क्लियर है। क्योंकि जो लार्जर फ्रीक्वेंसी था ना और जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी था उसका ग्राफ प्लॉट करना आसान नहीं। इसको इजी बनाने के लिए अब हम उसके ग्राफिंग प्लॉटिंग सीखेंगे। जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसका पीक कितना जाएगा, वो कौन से रेंज में वेरी करेगा, जिसमें उसको प्लॉट करेंगे उसको बोलेंगे केमिकल शिफ्ट। और केमिकल शिफ्ट पढ़ने से पहले हम लोग का शिफ्ट पढ़ना पड़ता है। शिफ्ट इसे फॉर्मूला होता है शिफ्ट का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस सॉरी रेफरेंस। अब देखो मैं क्या बोला यहाँ पे यूज किया रेफरेंस। सैंपल तो जो आप डाल रहे हैं ये तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये रेफरेंस क्या है, रेफरेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाए और कौन सा रेफरेंस यूज किया जाएगा या मान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं यूनिवर्सिटी में कि बताओ। बेसिकली ज्यादातर हम लोग टीएमएस यूज करते हैं रेफरेंस की तरह, टेट्रामिथाइल सिलीन, ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं ज्यादा टीएमएस। तो ये अब ये जानना जरूरी है कि हम टीएमएस ही यूज क्यों कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, 4-5 और रेफरेंस का नाम है, पर ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा कि हमारे में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है ये रिएक्ट नहीं करता। मतलब सैंपल डाले तो ये सैंपल के साथ टीएमएस रिएक्ट नहीं करता, या ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, पहला है कि रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा समझो कि उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, मतलब इस सैंपल में अगर आप टीएमएस डालोगे हल्का सा टेम्परेचर दोगे तो वो उड़ जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसकी बहुत कम होती है। इसलिए से 4-5 क्लासिफिकेशन है टीएमएस, पर इसमें एक ड्रॉबैक निकल गया, ये एक्वा सॉल्यूशन में अच्छा काम नहीं कर रहा। जैसे एथनॉल ले रहे हो, ये सब का जो प्रोटोन या H और निकालोगे, जैसे हाइड्रोजन निकालोगे, कार्बन कितने हैं वो निकालोगे, तो बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। तो अपना एक्वा सॉल्यूशन में अच्छा काम नहीं कर रहा टीएमएस। सब यूज करते हैं अपन DSS ऐसे करके 4-5 रेफरेंस के नाम आता है। तो बेसिकली शिफ्ट जो है सैंपल माइनस रेफरेंस, सैंपल का फ्रीक्वेंसी माइनस क्या रेफरेंस का क्या फ्रीक्वेंसी। अब दिक्कत क्या आया, मान लो आप लोगों को लाके सैंपल दिया, इनको मैं लाके सैंपल दिया, ये काम कर रहे हैं 200 मेगाहर्ट्ज के मैग्नेटिक फील्ड, पता है ना मैग्नेटिक फील्ड क्यों डालते हैं, एनर्जी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये 200 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, जो मैं सैंपल लाके दिया वही सेम सैंपल मैं इनको लाके दिया, ये 500 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, दोनों अलग मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहे हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस तक पहुंचेगा नहीं। अब मान लो कि इंडिया में कुछ अलग पीक आ रही थी, इंडिया में कुछ अलग पीक आ रही है और आएगी मैग्नेटिक फील्ड अलग है, हमको पता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे ही गैप क्रिएट बढ़ेगा, सबको क्लियर है ये सब। अब देखो ये इनका मान अलग आ रहा था और इनका मान अलग आ रहा था, इसको दूर करने के लिए हम शिफ्ट से केमिकल शिफ्ट पे गए। तो हम लोग एक इजी तरीका ढूंढ लिए जहां पे बटे में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डाली, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब आप कितने मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हो वो बता दो हम लोग कि 200 मेगाहर्ट्ज पे कर रहे हो 500 मेगाहर्ट्ज, समझ आ गया। तो ये शिफ्ट पहले ये था शिफ्ट, अब उसके बाद ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसलिए यूज किया गया ताकि जो सैंपल का मान है आप बता दीजिए कि आप कौन से मेगाहर्ट्ज में काम कर रहे हो, 500 मेगाहर्ट्ज में कर रहे हो या 200 मेगाहर्ट्ज में काम कर रहे हो, समझ आ गया। तो ये शिफ्ट से केमिकल शिफ्ट। अब जब एग्जाम में आएगा ना तो शिफ्ट का फॉर्मूला बटे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लिखना है, ठीक है, केमिकल शिफ्ट हो। अभी केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी तो बार बार मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है बाहरतम कोश में तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा नहीं अच्छे से, तो कैसे काम करेगा, शील्ड की तरह काम करेगा ना, सही बोल रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो क्या करेंगे, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो ये अपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड डालोगे वो रिपल हो जाएगा, वो यहाँ पे न्यूक्लियस तक आएगा नहीं, जब न्यूक्लियस तक आएगा तो ट्रांजिशन ही नहीं होगा, वैल्यू मिलेगी नहीं। तो ये कैसे काम किया, शील्डिंग की तरह, ठीक है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं प्लॉट करूंगा, जब आप जैसे करते हैं ना वैसा, तो मैं बताऊंगा कि शील्डिंग की तरह है, ये समझ आएगा शील्डेड की तरह है। डिशील्डेड भी आप लोगों को पता है, मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से अंदर आएगा, न्यूक्लियर में ट्रांजिशन नहीं होगा, तो दिक्कत। अब ये हमारा केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला है। अब मैं एक ग्राफ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा, ठीक है, इसको ऐसा लिखा जाता है, पहले लिखते हैं 0 और ये केमिकल शिफ्ट का मान निकलता है ppm में, पार्ट्स पर बिलियन,
0 1 2 3 ppm ऐसा करके जाता है। लगभग 10 ppm तक हम लोग को सारा मान मिलता है। अब देखो मैं अभी क्या बोल रहा था, टीएमएस क्या है? रेफरेंस है ना, रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं बताऊं, ये जो है ना, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि जो स्ट्रॉ से इलेक्ट्रॉन खींच, जैसे मैंने दूसरी के स्ट्रॉ डाल के खींच लेते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसी मुकाबले ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऐसे। तो क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब 90 डालने का मतलब आएगा क्या? नहीं आएगा, ट्रांजिशन होगा, इसका मान मिलेगा, कहीं से ऐसा मान मिलेगा नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? अब मैं इसका सिग्नल जब निकालोगे ना, देखो नंबर ऑफ सिग्नल को अलग समझना, नंबर ऑफ स्टेटिंग को अलग समझना। मैं नंबर ऑफ सिग्नल का बात कर रहा हूं, एनवायरनमेंट देखोगे बगल में कैसा है। अभी अभी मैं जानूं कि इसका सिग्नल आता है बन, ठीक है, सारे हाइड्रोजन बना, ये कोई नहीं, बताओ कैसे निकलेगा। अब ये समझ आ गया, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के आ जाएगा, यहां पर बचा है, नेगेटिव डालोगे अंदर आएगा, रिएक्शन होगा। तो ये जो 0 है ना, मतलब ये टीएमएस का मान, ये रेफरेंस का मान जो है वो 0, तो टीएमएस यहां होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक जो लिए रहोगे, जो सैंपल लिए रहोगे, उसका हम लोग को मान लेंगे। अब मेरे को बताओ कि शील्डेड किस तरह है, मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा शील्डेड, तो किस तरह उसका मान रहेगा, बताओ क्या लगेगा, सोच के बताओ। कोई मॉलिक्यूल दिया वो बहुत शील्डेड है, इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा है, आप जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हो वो न्यूक्लियस तक पहुंच नहीं रहा, ट्रांजिशन हो नहीं रहा, बताओ किस तरह उसका मान किस तरफ जाएगा या किस तरफ आएगा, बताओ किस तरफ आएगा, पक्का यही रहेगा। क्यों? टीएमएस के साथ कंपेयर करो ना, टीएमएस क्या है, रेफरेंस है, उसके साथ कंपेयर करना है हमको। जो टीएमएस की तरफ जाएगा मतलब शील्डेड होगा, क्योंकि टीएमएस भी शील्डेड है ना, समझ आया कि नहीं? तो यहां जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा शील्डेड होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शील्ड करके लगेंगे, किसको, न्यूक्लियस को, समझ आया? अब इधर जो रहेगा जिसका पीपीएम मेजर करते हैं, जैसे मान लो किसी का 8 पीपीएम 10 पीपीएम आ है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम रहे होंगे, बिल्कुल डी-शील्डेड होगा, जितना मैग्नेटिक डालोगे अंदर जाएगा, बढ़िया ट्रांजिशन दिखेगा। अब समझ आया? मतलब यहां पे कौन से मान रहेंगे, मैं बार-बार आगे इसका क्वेश्चन तुम्हारा पूछूंगा, जैसे बताओ अगर CH3 है और CH2 है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये क्या करेगा, पूरे इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींचेगा, खींचता थोड़ा बहुत है, तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ही डाउन होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन आना चालू होगा। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, कैसे काम करेगा, शील्डेड शील्डेड ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो नहीं ना भाई, समझ आ गया? तो इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो किधर रखूंगा, CH2 का मान लो उसका कोई पीक आ रहा होगा तो किस तरफ रखूंगा, अब समझ आया? तो ये आगे को पता भी नहीं होता कि यहां कौन सा पीक आ रहा है, समझ गए? इधर कौन सा पीक आ रहा है, फिर से बताऊंगा, अभी मैं डेप्थ में जाऊंगा, अभी ऊपर पर बता रहा हूं, ये केमिकल शिफ्ट का नहीं बता रहा था, ये जो आपको ग्राफ दिख केमिकल शिफ्ट है। अब कई बार क्या होता है, एक और चीज आता है, यहां पे टाउ है, तो क्या हो जाता है कि हम लोग ये सोचने लगते हैं कि टाउ का जो मान होगा वो उल्टा चलता है, 10 9 8 7 6, तो हमको ऐसा लगने लगता है कि टीएमएस का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि केमिकल शिफ्ट का मान 0 ही होगा टीएमएस का। क्यों होगा पता है आपको, पूरी तरीके से शील्डेड है, ठीक है, तो मैं सुन लो बोर्ड को दिखा, बोर्ड दिखा ना, टीएमएस का मान क्या है 0, केमिकल शिफ्ट का मान 0, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 10 होता है क्या, ऐसा सोच सकते हैं ना कि क्या पूरा 10 होता होगा टीएमएस का मान, ऐसा नहीं, एक फार्मूला, वो फार्मूला को देखो, ठीक है, केमिकल शिफ्ट, ठीक है, ये फार्मूला होता है केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू 10 माइनस टाउ। अब देखो यहां पर टीएमएस का मान क्या है टाउ में 10, मैं पूछ लगा 10 माइनस 10, तो केमिकल शिफ्ट का मान क्या है टीएमएस का, तो कभी ये मत बोल देना भाई कि टाउ अलग है, ये हम लोग स्केल रिप्रेजेंट करते हैं, स्केल इमेज को, ठीक है, ये मत बोल देना कि यहां तो 10 दिखा तो टीएमएस का मान 10 होगा, 10 क्यों होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 10 यहां सोच रहे हो कि टीएमएस का मान 10 है तो आपको फार्मूला में टाउ को पुट करना पड़ेगा 10 आ जाएगा, ठीक है, समझ आया? ये फार्मूला है, पुट करके, तो ये हम लोग यहां पे ना अभी अलग-अलग मॉलिक्यूल्स को लूंगा और यहां पीक बनाना चालू करूंगा, ठीक है, समझ आ गया? ये केमिकल शिफ्ट है, पर ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कम होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा इधर जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा शील्डेड होंगे तो सही बोलूंगा ना, इधर मॉलिक्यूल ज्यादा शील्डेड होंगे सही होगा मैं, या मॉलिक्यूल ज्यादा शील्डेड होंगे ना, होंगे ना, क्यों होंगे, टीएमएस रेफरेंस है, टीएमएस को समझ गए, टीएमएस से याद रखो उसको, टीएमएस का रेफरेंस है जिसका मान केमिकल शिफ्ट में 0 होता है, मैं बताया भी, क्योंकि वहां क्या होता है, कार्बन के पास अभी ना 1s पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के बारे में सोचो बस, ठीक है, वो क्या कर रहा था, सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, वो पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया कार्बन और पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया H के आसपास में, जितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है पहुंच नहीं रहा अंदर तक, तो केमिकल शिफ्ट का मान गिर गया, शील्डिंग की तरह काम कर रहा है। तो यहां जो मॉलिक्यूल्स आए वो शील्डेड होंगे, इधर जो मॉलिक्यूल आए वो डी-शील्डेड होंगे, ठीक है, क्योंकि एक-एक पीक बताऊंगा आगे चलके, इसके बार-बार बोल रहा हूं, यहां जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो शील्डेड रहते हैं, इधर जो रहते हैं डी-शील्डेड रहते हैं, यहां बराबर केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ते जाएगा, केमिकल शिफ्ट का मान तभी बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, जितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है न्यूक्लियस में जाकर ट्रांजिशन होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, आप समझो ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो मैग्नेटिक फील्ड जितना अंदर जाएगा ना, तो केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ना चालू है,
ठीक है, समझ आ गया? नंबर ऑफ सिग्नल निकालते वक्त हम अभी कहा, मैं एच की बात कर रहा हूँ, 1h का पढ़ रहे हैं, अभी कार्बन नहीं, कार्बन आगे पढ़ेंगे, 1h को समझो पहले। अगर मेरे को इसका नंबर ऑफ सिग्नल निकालना है तो इसकी सराउंडिंग को देखना पड़ेगा, और इस प्रोटॉन का निकालना है तो इसका देखना पड़ेगा। समझ आ गया? ये CH3 इस CH3 के साथ इसका सराउंडिंग सेम है, इस CH3 का इसके साथ, मतलब इनका एक सिग्नल है। आगे इस CH3 का ये एनवायरनमेंट CH2, ये CH3 का CH3 अलग एनवायरनमेंट है, इसका इसके साथ अलग एनवायरनमेंट। समझ लो एनवायरनमेंट, समझ लो पीछे बगल में कैसा प्रोटॉन प्रेजेंट है, कैसे स्थिति में, जैसे CH3 को एक सिग्नल देगा, ठीक है, ये सिग्नल देगा 3 सिग्नल, ठीक है। तो मैं बोलूंगा सिग्नल मतलब कैसे, ऐसा दिया होगा, ठीक है, ये क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये निकल जाएगा 3 सिग्नल दिया होगा ऐसा, ठीक है। ऐसा हम लोग को लगता है सिग्नल देती, हम एनवायरनमेंट चेक करते हैं, बगल वाले हमारे एक एनवायरनमेंट के लिए सिग्नल एक सिग्नल देगा, हम देखते हैं CH2 है, हमारा एनवायरनमेंट एक हाथ ये 3 सिग्नल देगा, ठीक है। जैसे ये कितना सिग्नल देगा, 3 2 भाई थोड़ी कोई नहीं है, बाद में निकाले बताओ आप, थोड़ी कोई अभी उठाने में बोलो, इसका अलग है, इसका अलग है, कितना सिग्नल देंगे, समझ आ रहा है? समझ आ गया? आसान है बनाना, आसान है ना? नहीं, जब इस सिग्नल को देखा गया ना तो ये ऐसा नहीं था, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। कैसे, अब देखो कैसे निकालना। ये H जो है, ये हाइड्रोजन बगल वाले के कारण अपनी स्प्लिटिंग कर लिया सिग्नल, जिसको आप लोग बोलोगे स्पिन स्पिन कपलिंग, यानी ये स्पिन इस स्पिन के कारण दोनों कपल हो गए, ठीक है, ये स्पिन कपल हो गए, यानी इसका जो सिग्नल है इसके कारण बदलेगा। उसका एक फार्मूला होता है, तो लिखो 2ni+, ठीक है। पर मैं एकदम एक सिंपल सा बता दूं, जब भी हाइड्रोजन देखते हो ना तो सिंपल तरीका ये होता है, अगर 3 हाइड्रोजन दिया है ना तो एक बढ़ाओ। कैसे, कोई बता रहा, कैसे निकालना, क्यों बढ़ाते हैं ये कुछ बता रहा। हाइड्रोजन का i का मान क्या है बताओ, क्या है? 2 दिन से दिख रहा हूं यार, बताओ क्या है? हां क्या न्यूक्लियस स्पिन i का क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, ठीक है, +1। अब देखो पुट करेंगे इसमें, ठीक है, ये i का मान को पुट किया है, 2 2 कैंसिल हुआ n+1। इसे क्या समझ आ रहा है, मैं अगर बोलूंगा CH3CH2, ये प्रोटॉन का सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा किसके कारण, ठीक है, इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन, 2 है ना, 2, यहाँ पे 2 लिखोगे कितना है, +1 3, यानी इसका जो पीक बनेगा, स्प्लिटिंग जो होगी वो 3 दिखेगी ऐसा, ठीक है। अब इसका स्प्लिटिंग इसके कारण होगा, इसका स्प्लिटिंग इसके कारण होगा, इसके कारण कितना हाइड्रोजन है, एक बढ़ा दो, क्यों बढ़ाओगे, रटने का जरूरत नहीं है, बता दिया ना कि n+1 क्यों लेते हैं, 2ni+1 फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये सारे भी यूज करो। तो मैं बताया ना हाइड्रोजन का क्या होता है, i का मान 1/2, पुट किए n+1 आया, तो n+1 का मतलब ये है ना, एक ज्यादा पता ना n+1, ठीक है, समझ आ गया। एक बढ़ा देना, 3 रहेगा 4 करो, 4 रहेगा 5 करो, 6, ठीक है। आगे एग्जाम में काम आएगा जब निकालोगे, बैठ के 2ni+1 निकालना नहीं पड़ेगा, एक बढ़ा देना, किधर देखिए बढ़ा देना, ठीक है। तो इसका बताओ, इसका सिग्नल किसके कारण स्प्लिट हुआ, 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसका कितना होगा, ऐसा, तो इसका सिग्नल देखने पे तो ऐसा लग रहा था कि 2 सिग्नल आना चाहिए इसका, पर ऐसा आया, व्हाट आर द डिफरेंस, इसका एनवायरनमेंट CH2 है, इसका CH3, दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, मतलब ये सिग्नल तो ऐसा नहीं रहा था, पर आया ऐसा, समझ आया। ये क्यों आया, क्योंकि स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण, ठीक है। बता रहा हूं पूरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे टफ है हमारा, सबसे टफ है हमारा, और रोटेशनल वाइब्रेशन, ये 3 सबसे टफ है, जो इसको समझ गया ना बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी एकदम आसान, गैस क्रोमेटोग्राफी ये सब कुछ नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे पढ़ोगे ना तो उतना हार्ड, ये नमाज जो समझा वो कॉम्पिटिशन में बहुत काम आता है, समझ आ गया। तो देखो ये 2 सिग्नल में टूट रहा था, नंबर ऑफ सिग्नल कितने आ रहे थे इसके, 2, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालोगे, बगल वाले का एनवायरनमेंट देखोगे सेम है कि नहीं, ठीक है। अगर CH3 है सिग्नल एक है, ठीक है। अगर CH3 है, CH2 है, OH, यानी तीनों का एनवायरनमेंट देखो अलग है, तीनों एक ही सिग्नल देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो, ऐसे करके कर लेना अगर डाउट हो जाए, एनवायरनमेंट चेक करना, ठीक है, समझ आ गया। इसकी कितना सिग्नल है, नंबर ऑफ सिग्नल कितना इसका, 3, और नंबर ऑफ स्प्लिटिंग 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्पिन स्पिन कपलिंग का, बार-बार बोल रहा हूं कि एग्जाम में सीधा आएगा स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है बताओ, कुछ एग्जांपल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पिन स्पिन कपलिंग निकालने के नंबर ऑफ सिग्नल लिख के मत आ जाना भाई वहां पे, कई बार करते हैं हम जाने के बाद सोचते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल ये 3 लिख देते हैं, तो नहीं, स्पिन स्पिन कपलिंग अलग है, नंबर ऑफ सिग्नल अलग है, ये स्पिन स्पिन जब कपलिंग कर जाएंगे तो स्प्लिटिंग बढ़ेगी,
ठीक है, इसका बता सकता हूँ, समझ आ गया नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल बताओ, यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ले, बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, क्लियर करता है, बाकी सब गैप नहीं करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेना, आपको ये बता दूंगा कि सिलिकॉन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे कार्बन पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ पे शीट कर लेता है, ठीक है, इसलिए उसका सिग्नल कमा नहीं आता। अभी मैं क्या बोला था, CH3 ये क्या स्ट्रक्चर है, DMS है ना, इसके में ये सब एक जैसा है, सब एक जैसा है, सब एक जैसा है, कितना सिग्नल आएगा, इस हाइड्रोजन में कितना सिग्नल आएगा, नो अभी बताया था एक, इसको सीख लेते ना तो भी बता देते एक आता है वो, एनवायरनमेंट देखो सारा सेम है, ठीक है, एक सिग्नल आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इसका एक सिग्नल रहता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। अभी मैं बताता हूं इसका, देखो कितने सिग्नल आएंगे, 3, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये कैसा काम करेगा, शील्डेड पीटी शील्डेड बताओ, पता ना, देखो मान लो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन को देखो, नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालना है, बगल वाले एनवायरनमेंट को देखना है, एनवायरनमेंट सेम है, CH2 इसके बगल में CH3 एनवायरनमेंट सेम है, CH3 तो एनवायरनमेंट सेम होता है, एनवायरनमेंट देखना है हम लोग को, नेबरिंग का, तो देखो इसका CH2 अलग, इसका CH मतलब अलग नहीं पता, तो इसका दो सिग्नल है, इसका स्प्लिटिंग बताओ, इसकी स्प्लिटिंग बताओ, इसकी स्प्लिटिंग बताओ, इसकी स्प्लिटिंग बताओ, समझ आया, 3 से 4 करें, कैसे आया वो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन फिर से बताऊं, क्या ऐसा पता नहीं जरूरत नहीं है ना, हाइड्रोजन का +1/2 डालोगे कट करेगा N+1 बचेगा, ठीक है, ये समझ आ गया, नंबर्स ऑफ लाइन कैसे निकाल रहे, स्प्लिटिंग कैसे हो रहा, मैं फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आज हल्का फुल्का समझो, ठीक है, नहीं डाउट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आता है पहला बार में नहीं समझा, हम पहले बार में नहीं समझे, टाइम लगता है, ठीक है, तो कपलिंग कांस्टेंट क्या है, दो बी के बीच का डिस्टेंस कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है, स्पिन स्पिन कपलिंग जब ये वाला जो स्पिन रहा बगल वाले का कपल करेगा, सिंपल बात, स्पिन स्पिन कपलिंग मतलब ये वाला स्पिन ये स्पिन से कपल कर गया होगा, उसकी तरह अलग-अलग स्प्लिटिंग लाइन दिखने लगते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल अलग है, स्प्लिटिंग लाइन अलग, समझ रहे हो, नंबर ऑफ लाइंस जो था देखा गया कि एक सिग्नल दे रहा है, पर जब उसको ध्यान से देखा जाता है तो अलग-अलग स्प्लिटिंग हो जाता है, स्प्लिटिंग क्यों होता है, बगल वाले स्प्लिन के साथ कपल हुआ, ठीक है, ये समझ आ गया, तो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ सिग्नल बताओ, स्प्लिटिंग बताओ,